नमस्कार। जागृति क्लासेस के ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी, उस श्रृंखला में हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और उस संधि प्रकरण में हम व्यंजन संधि पर चर्चा हम कर चुके हैं थोड़ी बहुत। उसी कड़ी में व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्यंजन संधि में हमने 5 स्थितियों की चर्चा की। मैं एक बार वो पांचों स्थिति बता देता हूँ। पहली स्थिति में प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दो वर्ण पास आते हैं तो केवल और केवल प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरी स्थिति में केवल और केवल द्वितीय वर्ण में परिवर्तन होता है। तीसरी स्थिति में प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों में परिवर्तन होगा। चौथी स्थिति में व्यंजन आगम यानी एक नए व्यंजन का आगम होगा, इसलिए इसको व्यंजन आगम संधि कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय वर्ण एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इनके बीच में कोई नया ही वर्ण नया ही व्यंजन आ जाएगा। ये व्यंजन आगम संधि का स्थिति रहेगी चौथी। पांचवी स्थिति को व्यंजन लोप संधि कहेंगे, यानी कि दो वर्ण है पास पास, दो व्यंजन हैं, उनमें से या तो ये लोप हो जाएगा या फिर दूसरा वर्ण लोप हो जाएगा, व्यंजन लोप हो जाएगा। इस तरह हमने इन 5 स्थितियों की चर्चा व्यंजन संधि में की और इसमें प्रथम स्थिति को, जिसको प्रथम वर्ण में परिवर्तन के नियमों के नाम से हम 9 नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने घोषीकरण, अघोषीकरण, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि, तैदय की संधि, सेका तालवीकरण, सेका मूर्धन्यीकरण, इसके बाद में चतुर्थ के बाद में चतुर्थ और पंचम के साथ अगर पंचम आए तो किस प्रकार से परिवर्तन होने हैं, इन सारे वेदों की चर्चा, सारे नियमों की चर्चा हम लोग इस स्थिति में कर चुके हैं। आज व्यंजन संधि की इस कड़ी में, इस क्लास में हम जिस स्थिति की चर्चा करने वाले हैं वो है ये वाली दूसरे नंबर की स्थिति, जिसमें दो वर्णों के पास आने पर केवल और केवल द्वितीय वर्ण ही परिवर्तित होगा। द्वितीय वर्ण व्यंजन होगा और व्यंजन में परिवर्तन के कारण ये व्यंजन संधि के भेदों में हमने इसको रखा है। देखिए, चर्चा करते हैं इस पर। टॉपिक है द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन के नियम, ठीक है। ये द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन के नियमों की आज हम चर्चा करेंगे। इस संधि को हम मूर्धन्यीकरण संधि का नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इसको? मूर्धन्यीकरण। मूर्धन्यीकरण व्यंजन संधि आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, इसको मूर्धन्यीकरण कहने का मतलब ये है कि मूर्धन्य व्यंजनों के बारे में आप वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। सूत्र याद होगा आपको, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। तो देखिए, इसमें री ये स्वर है, ये मूर्धन्य वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। टू का मतलब हो गया यहाँ पे टे वर्ग, और टे वर्ग के पांचों यानी ट, ठ, ड, ढ, अणा, ये पांचों वर्ण टे वर्ग में आ जाएंगे। इसके अलावा रे वर्ण और श, मूर्धन्य श इसको बोला जाता है। ये सारे के सारे वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अब इस संधि को हमने क्या नाम दे दिया? मूर्धन्यीकरण व्यंजन संधि। यानी कि कुछ व्यंजन अपने मूल रूप स्वरूप को छोड़ करके वो मूर्धन्य व्यंजन में परिवर्तित हो जाएंगे इस संधि में, इसलिए इसका नाम मूर्धन्यीकरण संधि रखा है। हम उन वर्णों, उन व्यंजनों की चर्चा करेंगे जो मूर्धन्य वर्ण में परिवर्तित होंगे। देखिए, पहला वर्ण है इसमें स। ये स मूर्धन्य श में बदल जाएगा। दूसरा वर्ण है त, ये तय वर्ण ट में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण है थ वर्ण, ये ठ में बदल जाएगा। चौथा वर्ण है न, ये अणे में बदल जाएगा। अब आप देखें,
ये कैसा वर्ण है, ये वाला स कैसा है, ये दंत्य से है, तो ये मूर्धन्य में बदल जाएगा। हमने पढ़ा है यहाँ पे ऋतु रसा नाम मूर्धा। ये लितु लसा नाम दंता, ये भी दंत्य वर्ण है तय, ये भी किस में बदल जाएगा, ये तय वर्ण भी किस में बदल जाएगा, ट में। ये भी देखो मूर्धन्य वर्ण है। ये तथा वर्ग वाला किस में आएगा, ये भी दंत्य वर्ण है, ये किस में बदल रहा है, ठ में बदल रहा है। इसका मतलब ये भी किस में बदलेगा, ठ में, यानी मूर्धन्य वर्ण में बदल जाएगा। और ये न तथा दादा ना वाली सीरीज में ही आता है, ये भी दंत्य वर्ण है, और ये भी किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि इसमें सारे के सारे 4 दंत्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण में बदल रहे हैं। इसलिए हम इस संधि को मूर्धन्यीकरण व्यंजन संधि के नाम से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा। देखिए हम इस तरह की संधि के लिए पहले मैं कुछ शब्द आपको बताने वाला हूं। उन शब्दों से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। देखिए जैसे अभिषेक, आपने कई बार इस शब्द को परीक्षा में आते हुए देखा होगा। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, या तो वो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है, सीधा एक शब्द दिया और पूछ लिया इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है या कोई नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा संयोग वाला शब्द भी दे सकता है, फिर पूछ सकता है कौन सी संधि, अगर कोई संधि नहीं है तो उसमें कोई नहीं आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका संधि विच्छेद भी करवा के पूछ सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करें, ठीक है। अब ये वाला शब्द बार बार एग्जाम में आता है। अभी अपन जब इनके नियमों की चर्चा करेंगे तो इतना आसान हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला इस व्यंजन संधि के अंतर्गत ये शब्द आता है। एक शब्द देखिए युधिष्ठिर, ये वाला शब्द भी आप कई बार परीक्षाओं में आते देखते हैं। कई बच्चे इसको क्या लिख देते हैं केवल, अच्छा बोलते क्या है युधिष्ठर, ऐसे बोल देते हैं। कई विद्यार्थी इस वाले शब्द को लिखते भी ऐसे ही हैं, बोलते भी ऐसे ही हैं, गलत है ये। आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो ही शुद्ध लिख पाएंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसलिए युधिष्ठिर पढ़ें आप इसको और युधिष्ठिर ही लिखें आप इसको, ठीक है। ये गलत है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ये आ सकता है, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं जिन पे हम चर्चा भी करेंगे। अनुष्ठान शब्द है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। सुषमा, ये सुषमा शब्द में भी संधि शब्द है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। निशंग, ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उत्तरायण, ये ऐसे शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। ये इसी संधि के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे। देखिए शूर्पणखा, कई बार इसका शुद्ध रूप भी पूछ लिया जाता है। ये ऐसे, ये वाला इसका अशुद्ध रूप है, ये इसका शुद्ध रूप है। इसमें संधि कौन सी है, विच्छेद करने के बाद में कौन कौन से 2 शब्द इसमें से निकलेंगे बाहर, ये सारी चीज़ों पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए तो पहले हम उन नियमों की चर्चा कर लेते हैं जिनके माध्यम से या जिन नियमों की सहायता से हम इन संधियों को समझेंगे। पहला नियम ये कहता है कि यदि ई और ऊ के बाद में ये स वर्ण आए, ठीक है, ये क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, भाई व्यंजन है, तो ये स अपने ही यानी इस रूप को छोड़ करके ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा, षटकोण वाले श में बदल जाएगा। पहला नियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पहला वर्ण हो सकता है, ये दूसरा वर्ण रहेगा। परिवर्तन केवल, देखो हमने देखा था ना संधि में 2 वर्ण होते हैं, ये पहला वर्ण ये दूसरा वर्ण, और यहाँ केवल और केवल इस दूसरे वर्ण में परिवर्तन होके क्या हो रहा है, ये दंत से का मूर्धन्य से ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये इसका मूल नियम हो गया। इस नियम के साथ में इसमें एक और नियम है जिसकी हम चर्चा इसी के साथ में करेंगे। इसको मैं नियम नंबर 2 लिख सकता हूँ। ये नियम क्या कहता है कि जब ई ऊ के बाद में क्या आए,
स्थे आए, ये वाला, ये आधा से है, ये आधा थे है, ठीक है, दोनों ही दंत्य वर्ण है। देखिए, तो ये वाला स्थे किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्थे में परिवर्तित हो जाएगा। हमने देखा था ना कि ये वाला से, देखिए यहाँ पे मूर्धन्य श में बदल रहा है, ये बदल गया। ये वाला थे किस में बदल रहा है, ठे में बदल रहा है ना, ठे में बदल रहा है, ठे मूर्धन्य हमने देख लिया था। तो एक नियम ये रहेगा इसमें, और एक नियम और है जो हम इसके साथ ही उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये नियम कहता है कि ई, री, रे और शे, ई, री, रे, शे के बाद में कोई भी न आए, ये वाला वर्ण आए, तो ये वाला न यानी द्वितीय वर्ण, ये तो प्रथम वर्ण के रूप में रहेंगे, ये द्वितीय वर्ण होगा, तो ये द्वितीय वर्ण अणे में बदल जाएगा, जो हमने यहाँ पर देखा था, यानी कि ये भी मूर्धन्य में बदल रहा है। तो ये तीन नियमों को हम एक साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब ये तीन नियम हैं, इनकी हम एक साथ चर्चा करेंगे। क्या है नियम? नियम आपने समझ लिए। पहले हम एक शब्द ले लेते हैं, यही वाला, यहीं पे समझ लेते हैं इसको। देखिए, ये अभिषेक जो शब्द है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल है बजाय संधि करने के। देखिए, अभी प्लस सेक, मूल वर्ण क्या है? ये से है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो नियम कौन सा लागू हो रहा है? देखिए, भय में से स्वर कौन सा निकाला है? ये ई की मात्रा है, और ई के बाद में से, ये से आ रहा है। देखा था हमने, ई या ऊ हो उसके बाद में से आए तो ये से किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले में बदल जाएगा, तो शेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वर्ण तो सेम रहेगा अभी, और बाद वाला वर्ण क्या हो जाएगा? शेक। शब्द बन जाएगा अभिषेक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। थोड़ा सा इन चीज़ों को, अब देखिए, एक चीज़ इसमें सिमिलर दिखेगी आपको कि ये षटकोण वाले शब्द आपको जहाँ भी नजर आएंगे, वहाँ पर आपका ध्यान एक बार इस संधि की तरफ जरूर जाएगा। अणे वाले शब्द जहाँ नजर आएंगे, ये वाले, वहाँ भी आपका ध्यान इस संधि की ओर जरूर जाना चाहिए। अब देखिए, दूसरा इसका कोई और भेद को लेते हैं हम। ये तो हो गया अभिषेक, जो यहाँ पे हमने समझाया था, क्या बन जाएगा? अभी प्लस सेक। अब चाहे इसका कोई आपको संधि विच्छेद पूछ ले, दोनों का संधि शब्द करा ले, या फिर अगर वो विकल्प में भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है, तो ये दिमाग में रखेंगे कि से का शे बनाए तो ये विकल्प सही है। अगर वो कुछ और देता है इसमें, सपोज करो वो यहाँ पर इसको ऐसे कर दे, शेक, इस तरह का, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर हम इस विकल्प को गलत कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सिंपल दंत से वो दे रहा है, तो फिर ये विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, अनु प्लस स्थान। देखिए, ये अनु प्लस स्थान, हमें पता है ने में क्या है? काय की मात्रा आ रही है, ऊ की, छोटा ऊ आ रहा है। ऊ के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। ये आधा से, इसको मैं हलंत लगा के लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थे आ रहा है, ने आ रहा है। अब इसमें तो देखो सारे ही वर्ण आ गए, लेकिन बदलेगा कौन कौन सा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, ऊ के बाद में से आने पे षटकोण में बदल जाएगा, तो ये तो बदल जाएगा किस में? षटकोण में, ठीक है। थे किस में बदल रहा है? ये स्थे वाला नियम भी इसमें काम कर रहा है, शे और ठे में, तो ये बदल जाएगा, ठे में बदल जाएगा। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा आ जाएगी। अब ये देखिए, ये ने अणे में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ई, री, रेशे के बाद में ने बदलता है, यहाँ तो ऊ है, ये नहीं बदलेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनु तो एज इट इज रखेंगे हम इसको, स्थान को क्या हो जाएगा? आधा शे, ठा, न, अनुष्ठान। अनु प्लस स्थान का क्या बन जाएगा? अनुष्ठान बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? देखिए, कुछ और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। नी प्लस स्था क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, स्थे का स्थे बन जाएगा, सरल है। आ की मात्रा है तो निष्ठा बन जाएगा, ठीक है। अनुष्ठान देखो यहाँ पे लिख रहा है। अब आपसे इसका संधि विच्छेद आप पूछ ले
तो एकदम से शे और ठे एक साथ आ रहे हैं। हमें पता है शे और ठे स्थे के बनते हैं, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये अनु आ गया और ये स्थान आ जाएगा। यहाँ पे सरल है एकदम। देखो ये सुषमा शब्द भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। षटकोण आ रहा है, पहले षटकोण से पहले उ आ रहा है, ई या उ देखना है हमें, शे से पहले आ रहा है, इसको अलग कर देंगे और इसको कर देंगे सिंपल से, तो सु प्लस समा। ठीक है। अच्छा, इन शब्दों में वो उपसर्ग भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो उपसर्गों में जब अपन पढ़ेंगे इसको कि अभी उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, तो इनमें अपन उपसर्ग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग भी मिलाकर के संधि शब्द बनाते हैं। शब्द या शब्दांश जब आपस में मिलते हैं, प्रत्यय भी संधि शब्द बनाते हैं, उनकी संधि के नियम थोड़े अलग होते हैं, प्रत्ययों में चर्चा करेंगे। देखिए निस्संग, निशंग, तो नी प्लस षटकोण से पहले ई आ रहा है ने में, तो ये क्या बन जाएगा? संग। अच्छा, निशंग का मतलब क्या होता है? तर्कश। निशंग का मतलब होता है तर्कश, तो नी प्लस संग बन जाएगा। ठीक है। ये नियम अभी अपन चर्चा करेंगे, दूसरे वाले नियम के शब्द हैं। ठीक है। अब देखिए वी प्लस स्था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वी प्लस स्था से बनता है विष्ठा, मल को विष्ठा कहा जाता है। ठीक है। ये वाला शब्द भी हम कई बार परीक्षाओं में देखते हैं। अब देखिए एक शब्द है परि प्लस सद। परि प्लस सद, से बन रहा है, से से पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, षटकोण में बदल जाएगा परिषद। परिषद, अच्छा परिषद में हलंत लगेगा, ये ध्यान रखना, बिना हलंत वाला सद नहीं बनता, ये ऐसे गलत हो जाता है, हलंत लगेगा दोनों शब्दों में। ठीक है। ये क्या बन जाएगा? परिषद बन जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं, आप एक बार अभ्यास करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। वी प्लस सम क्या बन जाएगा? विषम। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विषम। ठीक है। सुषमा हो ही गया वहां पे। और देखिए ये बनाओ वी प्लस, ये अच्छा शब्द है, सूचिका। ये अच्छा शब्द है, कम पूछा जाता है एग्जाम में। वी प्लस सूचिका। अब ये क्या बन जाएगा? से से पहले ई की मात्रा आ रही है, तो ये षटकोण बन गया विसूचिका। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा विसूचिका। विसूचिका का मतलब होता है हैजा। ठीक है। तो ये इस तरह के नियम हैं, आपको ये चारों नियम एक साथ याद रखने हैं। कुछ और शब्दों की चर्चा हम करने वाले हैं, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अभी और शब्द, कुछ शब्दों की हम चर्चा करेंगे, अभी इसके बाद एक दो नियम और हैं। देखिए ये वाले सारे हो गए, इनको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ लिखे हुए, ये आपने समझ ही लिए हैं। युधिष्ठिर वाला अभी बाकी है। देखिए ये देख लेते हैं, सही रूप तो हमने देख लिया इसका, ये है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है। अब आप देखें, सपोज करो ये ऐसे युधिष्ठिर ऐसे देगा वो आपको। ठीक है। हमें पता है स्थे बन रहा है, स्थे बन रहा है तो स्थे से बनेगा। इससे पहले ई देखेंगे आप, ई नज़र आ रहा है, तो इस युधि को आप एक साथ निकाल लेंगे बाहर और इसको स्थे कर दो आप, सिंपल, बस ई की मात्रा लगी रही है। तो युधि प्लस स्थिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। धर्मराज, उसके धर्मराज भी उनको कहा जाता है, उनका पर्यायवाची है युधिष्ठिर का धर्मराज, ये भी इसमें आ जाएगा। देखिए और भी शब्द अपन चर्चा करते हैं, जैसे प्रति प्लस स्था। क्या बन जाएगा? से पहले ई की मात्रा आ रही है, स्थे आ रहा है, तो स्थे बन जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द? प्रतिष्ठा। ठीक है। अगर ये स्थान भी होता तो भी इससे शब्द बन जाता। प्रति प्लस स्थान से क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठान। क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठान बन जाएगा। देखिए वी प्लस साध। देखिए जहाँ से और थे दोनों आ रहा है, वहाँ तो से और थे दोनों बदल जाएगा स्टे में, क्योंकि दोनों किस में बदल रहे हैं? मूर्धन्य वर्ण में। या केवल से ही है तो ये बदल जाएगा विषाद, षटकोण में। क्या हो जाएगा? विषाद बन जाएगा। ऐसे ही एक शब्द और है, नी प्लस साध। क्या बन जाएगा? निषाद। निषाद राज केवट को कहा जाता है ना, तो ये निषाद बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह इन नियमों की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गए इस वाले नियम से संबंधित और इस वाले नियम से संबंधित बात है। अभी इस वाले नियम का प्रयोग हमने नहीं किया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। हम इस वाले तीसरे वाले नियम की एक बार और कुछ शब्दों से इसके साथ चर्चा करेंगे, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए ये जो तीसरा नियम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरा नियम क्या कहता है कि ईरी रेशे के बाद में अगर ने आए तो ये अणे में बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा, पहले हम इसी शब्द को ले लेते हैं, शूर्पणखा को। देखो ये मूल शब्द है, ये वाला मूल शब्द क्या है, शूर्प प्लस नखा। ठीक है, शूर्प प्लस नखा। अब ये देखिए ये शूर्प हो गया, ये इस रे की, अब ये नियम कौन सा काम कर रहा है कि ईरी रेश है, ये रे है, इस रे के बाद में ये ने आ रहा है, ये तो इसके तुरंत बाद आ रहा है। अगर ये ने और भी बाद में होता तो भी ये ने का क्या बदल जाता, ये ने का बदल जाता अणे। ठीक है, ये ने से क्या बदल जाता, अणे बदल जाता। ठीक है, तो ये देखिए अणे में बदल जाएगा, शूर्प प्लस नखा हो जाएगा, शूर्प रणखा। अब अगर ये शब्द आ जाए आपको कि इसको संधि बनाए, आप इसका संधि विच्छेद करें। अच्छा, एक तो शब्द शुद्धि में ही पूछ लेते हैं इस तरह, तो ये वाला तो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे शब्द जुड़ रहा है, इसका मतलब ये न तो नहीं रहेगा, ये वाला होगा, इसलिए ये वाला शब्द शुद्ध रहेगा, ये रॉन्ग है। शुद्ध रहेगा जब इसका वो पूछता है संधि विच्छेद, तब ये शूर्प के बाद में क्या निकलेगा शब्द, नखा। नखा यानी नाखून, शूर्प की तरह के नाखून हैं जिसके, शूर्पणखा। ठीक है, ये हो जाएगा, रावण की बहन थी शूर्पणखा। ठीक है, रामायण में देखा है हमने सबने। अच्छा, रामायण के नाम से एक और बात देखो पता चल गई यहाँ पे, रामायण बहुत अच्छा शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बच्चे भी पूछते हैं कि सर इसमें संधि कौन सी है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि दोनों है कि क्या है, इस तरह का सवाल आता है। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से ये रामायण जो शब्द है उसका संधि विच्छेद तो होता है राम प्लस अयन। ठीक है, मूल रूप से तो ए और ए मिलकर के यहाँ पे आ बना रहे हैं, तो ये आ में लग जाता है मात्रा, तो रामायण बन जाता है। परंतु यहाँ पर ये अणे भी हो रहा है, इस ने का, इस ने का क्या हो रहा है, अणे में बदल रहा है ये ने। इसका मतलब यहाँ पर व्यंजन भी परिवर्तित हो रहा है, मतलब व्यंजन संधि भी है। इसलिए अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि इसमें स्वर संधि है कि व्यंजन है या दोनों है, तो आंसर करेंगे इसमें दोनों ही संधि है। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, एक विकल्प में तो केवल स्वर हो, एक विकल्प में केवल व्यंजन हो, और एक विकल्प में विसर्ग हो, और एक विकल्प कहते कोई नहीं, तो हम स्वर संधि पे इस पे टिक करेंगे, क्योंकि दो वर्णों के बीच संधि होती है, दोनों वर्ण ये पास पास आ रहे हैं, ये संधि की मुख्य कारण है कि वर्णों का मेल या पास पास आना, और उसके फलस्वरूप परिवर्तन, चाहे दो तीन परिवर्तन हो रहे हो, यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, पर मूल संधि तो इन दो वर्णों के बीच है ना, इसलिए हम इसको स्वर संधि में रखेंगे। हालांकि इसमें स्वर के दो संधियों के भेद हैं, ए और ए मिलके आ बना, ये तो हो गई कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, इसमें अयादि संधि भी है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये दीर्घ संधि ही पूछता है। ठीक है, संस्कृत में आपको ये हमने स्वर संधि में जब बताया था तो उसमें अयादि संधि भी बताया है, राम है प्लस अयन से। ठीक है, तो किस तरह से रामायण बनेगा ये भी हमने बताया हुआ है। तो आप दीर्घ संधि और अयादि संधि, दो तो स्वर हैं इसमें, और एक इस ने की वजह से व्यंजन संधि भी इसमें आ रही है। ठीक है, ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, एक दो शब्दों पर और चर्चा करते हैं। ये वाले शब्द मैं मिटा रहा हूं, ये सीख लिए हमने। देखो ये एक शब्द ये रह गया है उत्तरायण वाला, इसको भी जरा देख लेते हैं। ये वो रामायण की तरह इसमें भी उत्तर प्लस अयन। ठीक है, मूल संधि तो ए और ए के बीच में ही हो रही है, आ बन रहा है, उत्तरा बन जाएगा ये, लेकिन ये न भी बदल रहा है, न का क्या बन जाएगा, अणे, तो उत्तरायण हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे ये इस नियम की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ये नियम की चर्चा हम कर रहे हैं कि ईरी रेशे के बाद में ये न आए तो ये न किस में बदल जाता है, अणे में बदल जाता है। ये आ रहा है रे के बाद में ये क्या बन गया, अणे में बदल गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया उत्तरायण। देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसे पूर्व प्लस
अहन, पूर्व प्लस अहन। अब हमने ये देखा था पूर्व प्लस अहन, अब इसमें क्या होगा, ये अहन का पूर्व प्लस अहन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वाहण। ये न किस में बदल जाएगा, ये न बदल जाएगा अणे में, ठीक है, ये न किस में बदल जाएगा, अणे में, पूर्वाहण हो जाएगा ये, ठीक है। हालांकि इसको पूर्वाहण लिखने की भी परंपरा है इस तरह, ये वाला, लेकिन ये फिर भी रॉन्ग माना जाता है, ज़्यादा सटीक प्राथमिकता आप इसको ही देंगे, ये कम लिखा जाता है। हालांकि इसको इस तरह मिला के भी लिख दिया जाता है ऐसे, यूं, ठीक है। तो लेकिन ये तरीका गलत है, हमें ये अणे बदल रहा है इस रह की वजह से, इसलिए मिला के जब लिखेंगे तो ये पूर्वाहण ही सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और शब्द हैं जो इस संधि से संबंधित है, इस नियम से संबंधित हैं। जैसे आपने ये शब्द है कृष्ण, अब आपने कभी सोचा है कि इसमें भी संधि हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, इसमें यही संधि का नियम काम कर रहा है। देखिए कैसे बनेगा, कृष प्लस न, नियम काम कर रहा है, ई ऊ री रे श के बाद में न आने से, श के बाद में न आ रहा है तो न किस में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। और देखिए आप त्रिश प्लस ना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा श की वजह से आधा श से न का अणे हो जाएगा, क्या बन जाएगा शब्द, तृष्णा बन जाएगा। देखिए और भी शब्द हैं, परी प्लस नाम, ई ऊ री रे श के बाद में न आ रहा है, ये रे आ रहा है, रे ई भी आ रहा है, रे भी आ रहा है, तो न किस में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा, तो बन जाएगा परिणाम, क्या बन जाएगा, परिणाम बन जाएगा। और भी देखिए एक शब्द और है, परी प्लस मान, परी प्लस मान, देखिए ई ऊ री रे श के बाद में न आ रहा है, तो ये भी चाहे कितने इसके तुरंत बाद हो चाहे बाद में हो, जैसे रामायण में था, तो भी न बदलेगा, क्योंकि इतना प्रभावी होता है ये वाला नियम कि न को दूर कितना भी चला जाए तो भी उसको बदल देगा। तो ये भी परि प्लस मान हो जाएगा, परिमाण, परिमाण से परिमाण बन जाएगा। कोई ये शब्द दे दे आपको, ये शब्द दे दे और पूछे, ये भी दे दे कि इनमें कौन सी संधि है, तो इसमें सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि इसमें व्यंजन संधि है, और किस तरह इसका संधि विच्छेद करेंगे ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए एक दो शब्द और हैं, जैसे अनु वाले शब्द हैं, अनु प्लस संग। अब आप सीख गए हैं बनाना, आप खुद ही देखो इसमें कौन सा आंसर आएगा इसका। अनु प्लस संग के बाद में क्या बनेगा, ऊ के बाद में से आ रहा है, बन जाएगा अनुषंग, ठीक है। अगर ये संगी भी होता, अनु प्लस संगी भी होता, तो भी क्या बन जाता है, ये भी अच्छा, ये बहुत अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुषंगी, ये बन जाएगा अनुषंगी, यानी सहचर, साथ साथ चलने वाले को अनुषंगी बोला जाता है। अब आपको ये तीन नियम समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक अगला नियम और है छोटा सा ही, हम उसकी भी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ये द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन के नियमों से ही संबंधित वो नियम है। तो मैं उसको नियम नंबर 4 करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने तय का टय और थे के ठे वाले नियम से वो संबंधित है। देखिए कैसे, कि अगर श के बाद में तय आ जाए तो द्वितीय वर्ण में परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम, तो ये तय किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। और अगर श के बाद में थे आ जाए तो ये थे किस में बदल जाएगा, ठे में बदल जाएगा। ये एक ही नियम करके आप लिख सकते हैं इसको, टैठे का नियम भी बोल सकते हैं, या फिर तैथे का मूर्धन्यीकरण भी इसको बोल सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन संधि है, तय का टय बनेगा, थे का ठे बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, षटकोण के बाद में। अब देखो मैं कुछ ऐसे शब्द लिख रहा हूँ जो आपको बार बार संधियों में पूछे जाते हैं, जैसे सृष्टि, तुष्टि, आकृष्ट, निकृष्ट, ये ऐसे शब्द हैं जो संधियों में पूछे जाएंगे। षष्ठ,
षष्ठी। इस तरह के शब्द आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। अब आप देखें ये नियम इनमें काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ये जो तय बन रहा है कैसे बनेगा? सृश प्लस ती। ये श के बाद में तय आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा लग गई, सृष्टि बन गया। ऐसे देखिए ये तुष्टि, तुष प्लस ती क्या बन जाएगा? तुष्टि बन जाएगा। श के बाद में तय आ रहा है तो टी में बदल जाएगा। आकृष्ट ये अच्छा शब्द है। वैसे इसमें ये उपसर्ग भी पूछ सकता है तो आ उपसर्ग बन गया। कृष ये बन गया मूल शब्द, और इसमें जो प्रत्यय की तरह जुड़ा हुआ है, जो शब्द जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है तय। कृष प्लस तय से ये श की वजह से तय बन गया तो ये बन गया आकृष्ट। पूरा शब्द क्या बन गया? आकृष्ट बन गया। ऐसे इसमें हो जाएगा निकृष्ट में नी प्लस कृष प्लस त, निकृष्ट बन जाएगा सारा मिल करके। ये षष्ठ, षष्ठ का मतलब क्या होता है? छः या छठा होता है ना षष्ठ। अब देखिए कैसे बनेगा ये भी संधि में शश प्लस, क्योंकि ठे है तो ठे किससे बनेगा? इस थे से। तो यहाँ आ जाएगा शश प्लस थे, षष्ठ, छठा। ठीक है। और देखिए शश प्लस ती से क्या बन जाएगा? षष्ठी। षष्ठी किसको कहते हैं? 60 की संख्या को संस्कृत में षष्ठी बोलते हैं। आ गया होगा ये नियम समझ में। तो ये 4 नियम है मुख्य रूप से। इसको अगर एक और नियम मान लें तो ये 5 मान लो। ये पांचों नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। और इतनी सी संधि है मात्र द्वितीय व्यंजन में परिवर्तन के नियम या मूर्धन्यीकरण संधि। तो आप इनका इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक शिक्षण शब्द का भी आप देखें। शिक्षण अच्छा शब्द है, आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो आप ऐसा करना, मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया है। आप इस शब्द को आराम से संधियों में बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, एक और शब्द है प्रे प्लस अंगन। इस शब्द को भी आप संधि बनाएंगे। ये दोनों शब्द एक तरह से आपको क्वेश्चन है, ये आपके लिए टास्क है। अगर ये वीडियो आपने ठीक से देखा हो तो बहुत आसानी से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम संधि की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।